हेलो जय हिंद भावी होमगार्ड साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीआरसी एग्जाम प्रेप पर। उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2025 के लिए हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां है और आगे बढ़े तो एग्जाम डेट आया गया है, इससे आप लोग भली भांति अवगत होंगे। ये रहे एग्जाम की डेट की 25 अप्रैल 2026 से पेपर शुरू होंगे और 27 अप्रैल तक। 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को पेपर होने निर्धारित है। आगे बढ़ते हैं। ये इसका लिखित पाठ्यक्रम है। सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 अंक के रहेंगे और टाइम मिलेगा 2 घंटे के लिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेंगे और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहां से ये रहा सिलेबस। सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इसके अलावा भारत का भूगोल और कुछ टॉपिक इसमें अलग से छांट के कुछ क्लियर टॉपिक दे दिए हैं, तो उसको भी हम लोग इसमें ऐड करते हुए चलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका विस्तार की बात करें तो ये कहां से कहां तक, गुजरात से लेकर केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से लेकर हरियाणा दिल्ली तक है। दिल्ली तक इसका विस्तार है और ये 670 किलोमीटर से लेके 692 किलोमीटर तक इसका विस्तार है और यह दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है। यानी कि फोल्डिंग माउंटेन। किस प्रकार का माउंटेन है? वलित पर्वत। जो अरावली पर्वत है ये किस प्रकार का पर्वत है? तो एक वलित पर्वत श्रेणी है। कैसा है? वलित पर्वत श्रेणी है। और इसकी अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है गुरु शिखर। गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई लगभग है 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1722 मीटर। ये जो गुरु शिखर है ये राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है। कहां? राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है और इस पर भगवान दत्तात्रेय का मंदिर भी है। क्या है? भगवान दत्तात्रेय का मंदिर भी है। तो ये चीजें याद रखिएगा। वलित पर्वत है, इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा दिल्ली तक है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और ये किस प्रकार का पर्वत श्रेणी है? वलित पर्वत श्रेणी है, जिसे फोल्डिंग माउंटेन बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं कौन कौन सी हैं? ये भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 58 यानी कि अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताओं का इसमें उल्लेख किया गया। अनुच्छेद जो 58 है इसमें राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित है। इसके अनुसार क्या होनी चाहिए योग्यता? कि उम्र कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उम्र कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। एक योग्यता ये होनी चाहिए। और दूसरी क्या है कि इसे जो राष्ट्रपति बनने की योग्यता में क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। 35 वर्ष का उम्र हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ये आर्टिकल नंबर 58 में है राष्ट्रपति के पद के लिए। तो ये हो जाएगा कितनी उम्र? 35 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही है, 35 वर्ष हो जाएगी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है उपराष्ट्रपति के लिए? तो उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इतनी चीजें हो गई। इसके अलावा 30 वर्ष पूछा, 30 वर्ष में
मतलब राज्यसभा विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसके लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा और विधानसभा के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा और विधानसभा, ये विधानसभा नहीं विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष। तो ये चीजें उम्र से क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर उसके बाद कहां पे है? बिहार की जनसंख्या। तो दूसरा यहाँ पे पूछा है भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यहाँ की जनसंख्या लगभग 11.24 करोड़ है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के पास है, 19.98, और बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ के पास है। तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है पूछा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहां पे है? तो ये है ये कहां पे है? प्रयागराज में नहीं, आगरा में, कानपुर में। ये है कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पे है? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना ICR के द्वारा हुई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में हुई थी। कानपुर के बारे में बात करें तो कानपुर को उत्तर भारत का बहुत पूछा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? तो कानपुर को बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? तो ये कानपुर को बोलते हैं। और इसको कानपुर को चर्मनगर भी बोलते हैं। और ये किस नदी के किनारे है? ये गंगा नदी के, पवित्र गंगा नदी के किनारे हैं। किसके? गंगा नदी के किनारे है। और जेके कैंसर इंस्टीट्यूट यहीं पे, जेके कैंसर इंस्टीट्यूट ये कानपुर में है। इसके अलावा जेके कैंसर इंस्टीट्यूट, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो ये भी कानपुर में है। इसके अलावा पनकी धाम कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? कानपुर में है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक कृषि विश्वविद्यालय है, उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है? तो ये कानपुर में, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी आती है? प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जो सीधे क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों से, यानी प्रकृति से हमको मिलता है, उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। इसमें विशेष रूप से कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, ये सभी आते हैं। कृषि एवं संबंध गतिविधियां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अंदर एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी आता है, मछली पकड़ना, खनन उत्खनन की बात करें तो ये इसमें आ जाते हैं। इसे अक्सर कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, यहाँ पे दिया है ना, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, क्योंकि यह द्वितीय क्षेत्र के लिए विनिर्माण कच्चा माल प्रदान करता है। तो ये रहे इसके अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं?
तीन क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण की वस्तुएं जिसमें कल कारखाने आ जाएंगे, और तृतीय क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र जो सेवा प्रदान करते हैं, जैसे हमारे शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गए, बैंक हमें सेवा प्रदान करता है, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर आधारित होती है। और एनएचआरसी का जो अध्यक्ष होता है, एनएचआरसी का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश होना चाहिए। ये इसकी योग्यता की बात करें तो ये एनएचआरसी का यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स का जो अध्यक्ष होता है, वो भारत का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का क्या कोई न्यायाधीश होना चाहिए। और राष्ट्रीय मानवाधिकार के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें कि वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। क्या है? न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम इसके वर्तमान अध्यक्ष, वी राम सुब्रमण्यम इसके वर्तमान अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना भी पूछा जाता है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, 12 अक्टूबर 1993 में, और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और मानवाधिकार पूछे कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध लठमार होली जो है कि ये कहां पर मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के बरसाना में मनाया जाता है। बरसाना और नंदगांव कस्बों में खेली जाती है, जिसमें बरसाना मुख्य है। तो लठमार होली में कहां पे होती है? तो ये बरसाना में होती है। यहाँ पे महिलाएं पुरुष जो कि ढाल लेकर खुद को बजाते हैं, और महिलाएं लाठियों से खेल खेल में उन्हें पीटती हैं, इसलिए इसे लठमार होली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लठमार होली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक बोलते हैं? पीला केक किसको बोलते हैं? यूरेनियम ऑक्साइड को पीला केक बोला जाता है। इसको और क्या बोलते हैं? तो इसे भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है। यूरेनियम को क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन भी इसको बोलते हैं। यूरेनियम को पीला केक, और इसको क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। और यह परमाणु ईंधन बनाने के लिए किसमें परमाणु ईंधन में उपयोग किया जाता है? तो ये क्या हो गया? भविष्य का ईंधन क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कितना उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है? 7.33% है। उत्तर प्रदेश जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश जो होता है कि भारत का क्षेत्रफल के मामले में देखें तो उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का
कितना क्षेत्रफल, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा 7.33%। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्यों? कि 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में, इसको क्या किया था? संघ की राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा, ध्यान रखिएगा, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्यों? क्योंकि 10 जनवरी 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहां पे? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और 24 सितंबर 1949 24 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1972 से पहले श्रीलंका का आधिकारिक नाम क्या था? तो 1972 से पहले श्रीलंका का नाम क्या था? सिलोन था। या श्रीलंका का पूर्व नाम पूछे कि श्रीलंका का पूर्व नाम क्या था, तो सिलोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिलोन हो जाएगा। श्रीलंका जिसे हिंद महासागर का, श्रीलंका को क्या बोलते हैं? हिंद महासागर का मोती या फिर भारत का अश्रु भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिंद महासागर का मोती या फिर भारत का अश्रु भी बोलते हैं यहां पे। और इसके बारे में बात करें तो श्रीलंका की राजधानी कहां है? तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे हो जाएगा। और ये भारत का पड़ोसी देश है। ये क्या है? ये भारत का पड़ोसी देश है और भारत से पाक जलडमरू मध्य अर्थात पाल्क स्टेट इसको अलग करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच पाल्क जलडमरू यानी कि पाल्क स्टेट अलग करता है। यहाँ की भाषाएं अक्सर पूछी जाती हैं कि यहाँ की भाषाएं क्या हो जाएगी? तो यहाँ की भाषा हो जाएगी सिंहली। कहां पे? सिंहली और तमिल यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। सिंहली और तमिल यहाँ की क्या है? आधिकारिक भाषाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? कांग्रेस के इस किस अधिवेशन में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रहीमतुल्ला एम सयानी ने। किसने? रहीमतुल्ला एम सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला एम सयानी ने की थी। और इसकी रचना, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है ये राष्ट्रीय गीत है। और इस गीत की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया था। किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में। किसमें? इनकी पुस्तक आनंद मठ में इन्होंने इसको रचित किया था। नेक्स्ट है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? कमल और सांड, घोड़ा, कमल और सांड। यहां पे कमल और सांड जो है कि उनके जन्म का प्रतीक है। यहीं पे बात कर ले, घोड़ा जो है उनके गृह त्याग यानी कि घर से जाने की, यानी गृह त्याग जिसको महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। तो ये गृह त्याग का प्रतीक, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या हो जाएगा? तो ये घोड़ा हो जाएगा। और स्तूप जो होता है ये इनके मृत्यु का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मृत्यु का प्रतीक है। मृत्यु को यहाँ पे क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण। और गृह त्याग को क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रमण। और बोधि वृक्ष पूछे, बोधि वृक्ष किसका प्रतीक है? तो जो बोधि वृक्ष है वहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये ज्ञानोदय का प्रतीक है। ज्ञानोदय, ज्ञान की प्राप्ति जहां पे हुई थी, ये तो बोधि वृक्ष
ये क्या है, ज्ञानोदय का प्रतीक है। और धर्म का पहिया जो है वहां प्रथम उपदेश का प्रतीक है। धर्म का पहिया, व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र जो है कि ये प्रथम उपदेश का प्रतीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री भजन लाल शर्मा। कौन है? श्री भजन लाल शर्मा, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री है। और इन्होंने दिसंबर 2023 में राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और ये किस पार्टी से हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। और यहाँ पे 2 उप मुख्यमंत्री कार्यरत हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। इसके अलावा दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ये उप मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा, जो कि बीजेपी से है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है, ये है कौन है? किरण बेदी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला बनी थी। और इसके अलावा कुछ पहली महिलाएं देख लेते हैं कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगी। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगी। और पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो जाएंगी, श्रीमती इंदिरा गांधी। और पहली महिला राज्यपाल की बात करें, गवर्नर, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री ये हो जाएंगी सुचेता कृपलानी हो जाएगी, सुचेता कृपलानी। और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष तो ये हो जाएगी मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार हो जाएगी। और पहली महिला शासिका पूछा जाता है तो ये रजिया सुल्तान। पहली महिला शासिका की बात करें, शासिका तो ये हो जाएगी रजिया सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान। तो भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से, और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश से। लोकसभा अध्यक्ष, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। और पहली महिला शासिका तो ये हो जाएगी रजिया सुल्तान। कौन है? रजिया सुल्तान हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीना की राजधानी पूछा है कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स हो जाएगी। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? पीसो हो जाएगी। यहाँ की मुद्रा क्या है? पीसो है। और यहाँ पे स्पेनिश भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है? स्पेनिश भाषा बोली जाती है। और दक्षिण का पेरिस, इसको क्या बोलते हैं? ब्यूनस आयर्स को। यहाँ की वास्तुकला और यूरोपीय प्रभाव के कारण इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण का पेरिस बोलते हैं। तो फिलहाल आप अर्जेंटीना की राजधानी याद रखिएगा ब्यूनस आयर्स। और यहाँ की मुद्रा क्या है? पीसो है। यहाँ की मुद्रा क्या है? पीसो है। यहाँ इससे 2 चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मकर संक्रांति को तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है? तो मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है? पोंगल नाम से जाना जाता है। पोंगल जो होता है तमिलनाडु का एक 4 दिवसीय एक फसल उत्सव है। पोंगल क्या है? एक 4 दिवसीय फसल उत्सव। इसको याद रखिएगा, क्या है? 4 दिवसीय फसल उत्सव है। यह तमिलनाडु में मकर संक्रांति को मुख्य रूप से किस नाम से जानते हैं? पोंगल के नाम से जाना जाता है। यह तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फसल उत्सव है, जो कि 4 दिनों के लिए चलता है। 4 दिन में पहला दिन जो होता है उसको पोंगल को क्या बोलते हैं, और दूसरे पोंगल को क्या बोलते हैं, और तीसरे पोंगल को, और चौथे पोंगल को। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जो पहला दिन होता है, पहला दिन उसको बोलते हैं भोगी पोंगल। क्या बोलते हैं? भोगी
पोंगल बोलते हैं, और दूसरा दिन होता है उसको थाई पोंगल बोलते हैं, थाई पोंगल। और तीसरा जो होता है उसको मट्टू पोंगल बोलते हैं। क्या? मट्टू पोंगल इसको बोलते हैं। और चौथा जो होता है कानुम, कानुम पोंगल किसको बोलते हैं? चौथे दिन को। तो पहला दिन भोगी पोंगल, दूसरा थाई पोंगल, मट्टू पोंगल, कानुम पोंगल। भोगी थाई मट्टू कानुम, भोगी थाई मट्टू और कानुम। जो मट्टू पोंगल है इसी दिन क्या होता है, तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध पारंपरिक खेल है जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू आयोजित किया जाता है यहाँ पे। जल्लीकट्टू जो है, यहीं से पूछा जल्लीकट्टू कहाँ का है, तो जल्लीकट्टू भी ये तमिलनाडु का, इसको भी याद रखिए। और ये मट्टू पोंगल के दिन अर्थात तीसरे दिन, पोंगल के तीसरे दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है? तो रेड डाटा बुक जो है विलुप्त प्राय प्रजातियों का, जो विलुप्त होने वाली है या फिर ज्यादा संकटग्रस्त है, मुख्य रूप से उन प्रजातियों का ये रिकॉर्ड रखता है जो विलुप्त होने की कगार पे है या संकटग्रस्त है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जगह, विलुप्त प्राय प्रजातियों का ये डाटा अपने पास रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो ये भाग 9A में है, 9A में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 74वां संविधान जो हुआ था, 74वां संविधान संशोधन 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, 74वां नगर पालिकाओं को 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दर्जा दिया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को दर्जा दिया गया था। तो ये हो जाएगा 9 में क्या है कि पंचायतों के बारे में, भाग 9 क्या है, पंचायतों से। भाग 9A में क्या है, नगर पालिका से संबंधित है, और इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। कितनी बार? 0 बार। यहाँ पे कोई भी वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का, ये अनुच्छेद नंबर 360। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, जिसमें अनुच्छेद 360, 352 और 356। तो 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अब तक 3 बार लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, 1962, 1971 और 1975 में। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन इसमें लगता है, राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल किसमें है, अनुच्छेद 360 में है। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 3 बार लग चुका है, 1962, ध्यान रखिएगा, 1962, 1971 और 1975 3 बार लग चुका है। और राष्ट्रपति शासन 100 से अधिक बार विभिन्न राज्यों में लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। नेक्स्ट है, किस कोशिकाओं को प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जानते हैं? तो किस कोशिकाओं को प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जानते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री लाइसोसोम को, किसको, राइबोसोम को बोलते हैं। राइबोसोम कोशिका के भीतर प्रोटीन निर्माण के मुख्य स्थल है, इसलिए इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो राइबोसोम हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस के कारण इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का पावर घर बोलते हैं। पावर हाउस, कोशिका का क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। और लाइसोसोम को क्या बोलते हैं?
सुसाइडल बर्न यानी कि आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं? आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं? तो ये लाइसोसोम को बोलते हैं। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। और एक होता है कोशिका का रसोई घर, ये तो है कोशिका का पावर हाउस। और वो एक होता है कोशिका का रसोई घर किसको बोलते हैं? कोशिका का रसोई घर किसको बोलते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। किसको? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। नेक्स्ट है ग्रामीण बैंक के संस्थापक, और यहां पे छूट गया क्या? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को क्या बोलते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको बोलते हैं? तो ये गोल्गी बॉडी को बोलते हैं। ट्रैफिक पुलिस किसको बोलते हैं? गोल्गी बॉडी को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का पावर घर। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, और गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। और रसोई घर किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर बोलते हैं। कोशिका का रसोई घर गोल्गी रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस थे। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। उन्होंने 1983 में बांग्लादेश में औपचारिक रूप से ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। तो इन्हें सूक्ष्म वित्त और सूक्ष्म ऋण का जनक भी माना जाता है। तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक हो जाएंगे मोहम्मद यूनुस। तो ये रहे टोटल प्रश्न दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।